सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे कंटिन्यूटी की। उस पर एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम कहिए उसको। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बढ़िया सी बात बता दें कि कंपोजिट फंक्शन को सिलेबस से हटा दिया गया है, शायद मतलब सिलेबस से हटा दिया गया, यहाँ यूज़ करवा दिया गया। पता चला स्टूडेंट अपना लटके रहो बेटा, ठीक है। खैर, हमसे उससे मतलब नहीं है। तो पहले कंपोजिट फंक्शन समझाया जाए, फिर आपके स्टेटमेंट पे आते हैं। कंपोजिट का मतलब होता है कंपोजिशन, दो फंक्शंस को मिलाना, ठीक है। अगर हम कह दें कि ए बी का रिश्तेदार है और बी सी का रिश्तेदार है, तो ए भी सी का रिश्तेदार होगा। ये कंपोजिट रिलेशन होते हैं, यही कंपोजिट फंक्शन होते हैं। इसलिए फंक्शन रिलेशन ही होता है। रिलेशन कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को फॉलो कर जाता है तो उसको फंक्शन कहते थे, ठीक है। अब जरा अगर इसको फिर समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ डोमेन रेंज बार बार लिखी जाएगी और थोड़ा सा टेक्निकल प्रूफ है, इसलिए मैं जरा सावधानी से बता रहा हूँ। अगर मैं 3 सेट ले लूँ, एक सेट ए ले लूँ, एक सेट बी ले लूँ, एक सेट सी ले लूँ, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। ए बी का फंक्शन है, यानी कि फंक्शन मैं मान लेता हूँ जी। फंक्शन आपका क्लियर हो तभी इसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आने वाला है नहीं। पहले फंक्शन जाइएगा, वहाँ फंक्शन पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा, ठीक है। तो अगर हम जी की बात करें तो जी के हिसाब से ये जी का डोमेन है, डोम ऑफ जी, और ये जी का रेंज है ना। अच्छा, अगर 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 ये x होता, ये y होता, तो हम y इज द फंक्शन ऑफ x लिखते थे ना। तो x कहाँ का एलिमेंट होता था, यहाँ का, और जो रिजल्ट मिलता था वो यहाँ का मिलता था। तो अगर कोई एलिमेंट हम यहाँ ले लें डोमेन ऑफ g में, और वो फंक्शन g से डिफाइंड हो, तो क्या यहाँ पर आपको इसकी जो इमेज मिलेगी वो g नहीं मिलेगी? नहीं समझे? जब y इज द फंक्शन ऑफ x लिखते थे तो x यहाँ का एलिमेंट होता था, और x रखने के बाद जो वैल्यू मिलती थी वो यहाँ मिलती थी। तो अगर यहाँ a है और ये फंक्शन g से डिफाइंड है, तो क्या इसका एलिमेंट g नहीं होगा? तो आप कहेंगे जो a सेट है वो g जो फंक्शन है उसका डोमेन है, और ये इसका रेंज है। कह सकता हूँ मैं? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर b और c भी जुड़े हुए हैं और एक फंक्शन f से जुड़े हुए हैं, तो क्या मैं नहीं कह सकता हूं कि ये जो GA है ये इसका डोमेन है, और यहां जो भी रिजल्ट आएगा वो इसकी रेंज होगा? कह सकता हूं ना मैं? यानी कि अगर ये फंक्शन B से C के बीच में F फंक्शन है, तो जो आपके B के एलिमेंट होंगे वो F के डोमेन होंगे, और इसके जो एलिमेंट है वो होंगे वो इसके रेंज होंगे। अब आप कहेंगे बात तो कोडोमेन होता है। देखिए, कोडोमेन इसके सभी एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट इसके इमेज बनते हैं वो आपके रेंज कहलाते हैं। तो मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसका रिलेशन फंक्शन g है, इसका f है, तो ये f बाइनरी g होता ही नहीं होता है? तो f बाइनरी g में जो x लिखा जाएगा वो कहाँ का होगा? वो यहाँ का होगा ना। यानी आप ये कह सकते हैं कि f बाइनरी g में जो डोमेन होगा वो g का डोमेन होगा, कह सकते हैं ना, और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ का रिजल्ट आएगा। तो ये लिखने का तरीका समझ में आया? तो लिखने का तरीका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लिखने का तरीका आएगा तो प्रूफ आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थ्योरम पे आता हूँ। थ्योरम कहता है, देखो चूंकि f बाइनरी g दिया है इसलिए हमने ऐसा लिखा है। देखो, फिर चलते हैं थोड़ा सा फंक्शन में और कंपोजिट फंक्शन समझाते हैं। देखो, अगर ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट c है, ये सेट a है, ये सेट b है, यहाँ अंदर लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट c है। इसके बीच जो फंक्शन है वो g है, इसके बीच जो फंक्शन है वो f है। तो ये फंक्शन f बाइनरी g होता है, ये हम जानते हैं, ठीक। और अगर ऐसा लिखा होता, ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट c है, इसके बीच में फंक्शन f है, इसके बीच में फंक्शन g है, तो ये होता है g बाइनरी f। ये लिखने का तरीका है।
और आपने पढ़ा भी होगा, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग है, ऐसे प्रूफ किया होगा, ठीक है। तो अब हमें चूंकि फॉग लिखा है एफ बाइंड जी, तो एफ बाइंड जी तो हमको ऐसा फंक्शन लेना है, ठीक है। हम फिलहाल इस डायग्राम को रब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, जबकि हमको डायग्राम से मतलब है नहीं। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन हम लेते हैं। लिखा एफ एंड जी बी रियल फंक्शंस, मतलब ये फंक्शन रियल नंबर पे डिफाइंड है, जो यहाँ इसके डोमेन वगैरह लिए जाएंगे वो रियल होंगे, ठीक है। सच दैट फॉग इज डिफाइंड, मतलब फॉग जो है वो निकल सकता है। डिफाइंड मतलब समझ गया ना, मतलब फंक्शन ये डिफाइंड है। इफ जी, ये तो पहली बात है, इफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, जी एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। जब जी की बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ए से बी के बीच में फंक्शन हो रहा है, और ये जो ए के एलिमेंट होंगे वो जी के डोमेन होंगे, और जो बी के एलिमेंट होंगे वो जी के रेंज होंगे। एलिमेंट वो वाले जो जी के साथ इमेज बनाते हैं, जी में इमेज बनाते हैं, वो रेंज होंगे, ठीक है। तो कहते हैं इफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट जी ए। जब आप ए यहाँ लिखते हो तो इसका इमेज यहाँ पर जी ए बन जाता है ना, तो ये इसका डोमेन, इसका इमेज जी ए, तो जब ये इस वाले फंक्शन की ये डोमेन होगा तो इसका इमेज यहाँ बनेगा ना। तो कह रहे हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस इस पॉइंट पर, भाई कंटिन्यूटी के लिए डोमेन सर्च करना पड़ता है ना, और डोमेन तो यहाँ पर जी ए आ गया, तो एफ इज कंटिन्यूअस एट जी ए, तो शो दैट फॉग इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए कहाँ का एलिमेंट है? जी का एलिमेंट है, और चूंकि फॉग में जो डोमेन होता है वो जी का ही होता है। तो पहले तो क्या स्टेटमेंट समझ में आया क्या कह रहा है? नहीं आया। अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ धीरे धीरे, और इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक एलिमेंट ए माना, और हमने कहा जो ए एलिमेंट है वो जी का डोमेन है, ठीक है। हमने मान लिया कि सेट ए बी सी, हम डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बना लीजिएगा। हमने मान लिया लेट ए एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, और ए भाई साहब हैं क्या? डोमेन ऑफ जी, ये जी के डोमेन है। एक एक स्टेप समझते जाओगे, आपको बहुत हलवा लगेगा प्रूफ। अगर जरा सा भी जिगजैग ब्राउनियन मोशन आपके दिमाग में हुआ तो टफ लगने लगेगा, ठीक है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि जो जी की रेंज है वो इसका डोमेन है? जी की रेंज इसका डोमेन है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, लिखने की जरूरत पड़ेगी तब हम लिखेंगे। अब देखो ये लिखा हुआ है कि एज जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये कह रहा है जो जी है ना, वो जो जी है वो x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, और a क्या है? g का डोमेन है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट इज कि लिमिट x टेंडिंग टू a gx की वैल्यू वो ga के बराबर है, कह सकता हूं ना। जब मैं ये लिख रहा हूं लिमिट, तो इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये मैं लिख रहा हूं। मतलब ये इसका मतलब ये होता है कि मैं लिख रहा हूं यहां पर कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस जी एक्स। मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, लिख रहा हूँ। ये दोनों ना लिख करके हम केवल लिमिट लिख देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ कंटिन्यूअस है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब देखो, ये जो जी है ना, ये जी का रेंज है, और जब फंक्शन f की बात करेंगे तो f में जो डोमेन उठाएंगे वो यहाँ से उठाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि f का जो डोमेन होगा वो g का रेंज होगा? कह सकता हूँ ना। तो आप लिखेंगे कि रेंज ऑफ g जो होगा, रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, कह सकता हूँ। ऐसा क्यों बोला हमने? रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन क्यों बोला? उल्टा क्यों नहीं बोला? डोमेन ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ जी क्यों नहीं बोला? सुनिए ध्यान से, जैसे ये सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, इसके ए बी सी हैं। 1 ए से जुड़ा है, 2 बी ए से जुड़ा है, और ये बी से जुड़ा है। तो और ये फंक्शन जी है, ठीक है। तो ए और बी जी के रेंज है, ए और बी जी के रेंज है। लेकिन अगर इधर कोई फंक्शन एक और सेट आ गया पी क्यू आर, तो ए पी से जुड़ा है, बी क्यू से जुड़ा है, सी आर से जुड़ा है। अब यहाँ सी नहीं छोड़ सकते,
क्योंकि सी डोमेन हो गया है। तो अब ये अगर फंक्शन एफ है तो सी भी से जुड़ गया, तो ये पूरे एलिमेंट डोमेन है और ये दो एलिमेंट रेंज है। तो डोमेन बड़ा कि रेंज? डोमेन बड़ा है ना, इसलिए रेंज जो है जी का वो डोमेन का सबसेट होगा। डोमेन एफ का बड़ा होगा, रेंज छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, इसलिए सबसेट में ये साइन लगा हुआ है, सबसेट आर इक्वल टू वाला साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रेंज जो है वो। अच्छा, अब बताइए ये जो ए अगर इसका डोमेन है जीए, क्या जीए हम कह सकते हैं कि जीए बी को बिलोंग करता है? मैंने जीए जो है बी का एलिमेंट है कह सकते हैं? तो आप लिखेंगे क्योंकि रेंज ऑफ जी डोमेन है, एफ के डोमेन का सबसेट है, सो क्या मैं कह सकता हूं कि जीए जो है वो बी सेट को बिलोंग करेगा? कह सकता हूं ना, यानी कि डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग करेगा। भाई आप जब यहां पर कंटिन्यूटी की बात करेंगे, किसी भी चीज की बात करेंगे, तो इसका एलिमेंट लेंगे ना, आप बी का एलिमेंट लेंगे और बी का एलिमेंट जी है, ये मैं कह सकता हूं ना। अब मैं उस डायग्राम को रब कर देता हूं, दिमाग में तो आ गया कि एफ का जो भी एलिमेंट लिया जाएगा वो यहां से उठेगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये भी कह रहे हैं कि एफ इज कॉन्टिन्यू। अच्छा, एक चीज और दी हुई है कि एफ भी कॉन्टिन्यूअस है, कहां पर है? जीए पर। भाई एफ कॉन्टिन्यूअस अपने डोमेन पे होगा ना, और डोमेन उसका क्या है? जीए है। तो लिखा हुआ है कि एज एफ इज कॉन्टिन्यूअस, NUOUS एट जीए। यही तो आपसे कहा गया है कि जो एफ है वो जीए पर कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ जाकर के, अभी जीए ना लिखिए, आप लिखिए एज एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो अगर एफ कॉन्टिन्यूअस हो तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि अगर एफ कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि इट विल कॉन्टिन्यूअस NUOUS एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, कह सकता हूं मैं। भाई अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो एफ अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और उसी डोमेन के अंदर कौन है? जीए। सो एफ विल कॉन्टिन्यूअस एट जीए, वो जीए पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर जी, ऐसा लिख दो, एक्स बराबर जीए। सही कर रहा हूं ना मैं? और यही तो आपसे कह रहे हैं कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जीए, इसीलिए कहा गया है कि भाई ये कहा गया कि दो फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस जीए पर है, इसीलिए कहा गया जीए पर कॉन्टिन्यूअस है। तो जीए पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीए एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एफ जीए के बराबर होगी। यही लिखा जाएगा ना, एक्स टेंडिंग टू जीए। एक्चुअली जो एलिमेंट है वो किसका लिख रहे हो? एफ का लिख रहे हो ना, तो एफ का एलिमेंट जीए है ना, तो जो यहाँ होता है वहाँ लिख दिया जाता है, एफ जीए लिखा जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर डाल दो कोई, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, यहाँ तक नोट करिए, इसको रब करेंगे तब इधर पहुँचेंगे। इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। अब हमको ये दिखाना है कि फॉग जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब फॉग पकड़ के लाना है कहीं से, ये चीज़ कुछ फॉग के बराबर लिखा हुआ है। अब जरा फॉग के बारे में बात करते हैं। नाउ फॉग एक्स लिखते हैं। नाउ अब हम लिखने जा रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फॉग एक्स, ये लिखने जा रहे हैं। क्या इसको लिखा जा सकता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ जी एक्स? लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है, इसको रब कर रहे हैं। अब देखिए, चूंकि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे एक्स ए की तरफ अप्रोच करेगा जी एक्स जी ए की तरफ अप्रोच करेगा, जैसे जैसे एक्स जी की तरफ, सॉरी, एज एक्स अप्रोचेज टू ए, तो हमने पढ़ा है जी एक्स अप्रोचेज टू जी ए। यही तो आपने अभी लिमिट लिखी है, यही तो आप यहाँ लिख रहे हो कि एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स को जी ए लिख सकते हैं। तो यानी क्या मैं एक्स टेंडिंग टू ए को जी ए लिख सकता हूँ? एक्स को जी ए लिख सकता हूँ ना। सो इसको क्या लिखा जा सकता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जी ए एफ जी एक्स लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आप जी एक्स को वाई मान लें, इफ
gx को y मान लें तो क्या यह लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू ga fy, और तरीका ये होता है कि ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दी जाती है, यहाँ रख दी जाती है, यही तरीका होता है ना, ये y टेंडिंग हो जाएगा, यानी इसको लिखा जाता है FGA, लिख सकते हैं ना। आप यहाँ क्या लेके चल रहे थे, F बाइनरी जी एक्स, और x जगह क्या आ गया A, यानी इसको लिख सकते हैं F बाइनरी जी A लिखा जा सकता है इसको। भाई जैसे ये चीज़ ये लिखी जा सकती है, ये चीज़ ये लिखी जा सकती है, तो ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप लेके क्या चले थे, आप लेके चले थे कि लिमिट, सो इट मीन्स आप लेके चले थे कि लिमिट x टेंडिंग टू a फॉग x, और प्रूफ होके क्या आ गया, फॉग a, द लिमिट की जगह डायरेक्ट x जगह a आ गया, सो फॉग इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ये कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं। इसका इस्तेमाल हम NCERT 5.1 के लास्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। इसमें साइन मॉड एक्स है, कॉज मॉड एक्स है, मॉड साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। प्रूफ नहीं आएगा, ये मान लीजिए प्रूफ नहीं आएगा, लिखने का तरीका तो चूँकि थ्योरम बुक में थी तो हमने करा दिया है, आएगा नहीं प्रूफ, चिंता मत करिएगा। नहीं ऐसा मतलब आया नहीं अभी तक, तो आएगा ही नहीं। वैसे अब तो आएगा ही नहीं क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हटा दिया गया है, लेकिन यूज़ होगा लिमिट में, कंटिन्यूटी में, इसलिए हमने बताया। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।